हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। मेरा नाम है विकास और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी एमटीएस में आपके सपने साकार करने के लिए आरंभ बैच। जी हाँ, आरंभ बैच एक ऐसा बैच है जो सिर्फ डेडिकेट है आपके एसएससी एमटीएस 2025 के लिए, जिसमें आपके जो एक सीट है वो एक सीट, ये जो आरंभ बैच है ये आपकी एक सीट कंफर्म करवाएगा। आरंभ बैच में देखिए प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट्स आपके चलाए जा रहे हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। इसके साथ में जो कंसेप्चुअल चीजें हैं जो आपको पढ़ना जरूरी है वो सब आपको कॉस्मो अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये दी जा रही है। किसी प्रकार का चार्जेज इसमें नहीं लिया जा रहा है। बस एक गुरु दक्षिणा के रूप में हम आपसे एक चीज मांगते हैं, वो है आपका सपोर्ट, आपका साथ और आपका प्यार। और ये तीनों चीज जब तक आपकी हमारे पे बनी रहेगी, हम आपके लिए ऐसे ही तत्पर रहेंगे आपके सपनों को साकार करने के लिए। यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, अब होगी बेरोजगारी मिटाने की जंग। बिल्कुल, अब होगी बेरोजगारी मिटाने की जंग, जो कि जंग स्टार्ट कर रहे हैं हम कॉस्मो अकेडमी के साथ में। एमटीएस का जो एक बैच है, आरंभ बैच के माध्यम से आपका जो ये युद्ध है, आपका जो बेरोजगारी का वर्ड है उसको हटाने का जो युद्ध है उसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं आरंभ बैच के साथ में। ये क्लास कैसे होगी? देखिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये 10 क्वेश्चन ही आपको याद रखना। एक वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इसको मल्टीपल कर लेना आपके पास में जितने दिन बच रहे हैं उससे। इससे आपके पास में इतने क्वेश्चन हो जाएंगे और ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपका जो सपना है उसका साकार होना निश्चित है भैया। और जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा ऑफिस से, क्योंकि मैं खुद भी रेलवे में सिलेक्टेड हूं और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बिल्कुल रैंक के साथ में सिलेक्शन लिया है, तो पता है कहां से कैसे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। और रेलवे के साथ साथ कई और एग्जाम्स भी है जो भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्रैक की है। क्यों की है क्रैक? ये जो मेरी एक स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के माध्यम से मैं चलता था हमेशा, और उसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन सा टाइम कैसे मैनेज करना है, सब चीजें यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, एक छोटी सी लाइन के साथ में आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वो लाइन ये है कि अगर आपको जीतना है तो आपके लिए जिद होना जरूरी है। जिस जीत के लिए आप लड़ रहे हो उस जीत की जो जिद है वो जिद होना जरूरी है। अक्सर लोग समय और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी जिद को परिवर्तित कर देते हैं। ये चीज आपको नहीं करनी है, ये गलती आपको नहीं करनी है। आपने जिद की है एसएससी एमटीएस में इस बार वैकेंसी में एक पोस्ट कंफर्म करने की, तो ये जिद लास्ट तक आपकी जिद रहनी चाहिए। और जिस दिन ये जिद आपकी पूरी हो जाएगी उस दिन जो खुशी होगी, उस दिन जो सुकून होगा, उसकी बराबरी कोई सुकून नहीं कर पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और 40 के साथ में आपको ये लेक्चर कैसे दिया जाएगा, ये आप पहले जो 4-5 क्वेश्चन है उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये लेक्चर किस अकॉर्डिंग आपको करवाया जाएगा। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? कौन सा भैया? भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर। मंदिर से रिलेटेड ही 2023 में एसएससी एमटीएस 2023 में जो पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था वो मंदिर से रिलेटेड ही था। और मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मंदिर की जो टॉप कम से कम 50 मंदिर, आपके इंडिया के जो टॉप इंपोर्टेंट 50 मंदिर हैं उसके साथ में वन लाइनर भी कुछ मंदिर है जो आपको वीडियो में कराए गए हैं। और एमटीएस के जो ये बैच है आरंभ बैच, इसमें भी आपको करवाए जाएंगे, आप टेंशन मत करिए। आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। भीतरगांव का ईंटों वाला मंदिर क्या मध्य प्रदेश में? नहीं भैया, मध्य प्रदेश में बहुत सारे मंदिर है, वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसका आंसर होगा भैया उत्तर प्रदेश में। भीतरगांव जो ईंटों का मंदिर है ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहां है ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में ये स्थित है, कानपुर यूपी में ये स्थित है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछने का मेन कारण क्या था? क्योंकि ये क्वेश्चन उस टाइम सुर्खियों में था। सुर्खियों में क्यों था भैया? देखिए, इस पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण ये मंदिर ध्वस्त हो चुका है। कौन सी बिजली? आकाशीय बिजली गिरने के कारण ये मंदिर ध्वस्त हो चुका है। उस टाइम ही जब एग्जाम लगी थी उससे कुछ टाइम पहले ही इस पे आकाशीय बिजली गिरी थी, इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो पुटअप किया गया था आपके लिए। अब देखिए, चलो ये अपन ने देख लिया कहां पे स्थित है। अब इसके बारे में क्या क्या जानकारी चाहिए? सबसे पहले अपन को इसका निर्माण, कौन से वंश में और कौन से भगवान की यहाँ पे मूर्ति की पूजा
करी जाती है। आइए देखते हैं इसका अपन छोटा सा एक जीके। देखिए निर्माण, सबसे पहले अपन इसका निर्माण देखते हैं। निर्माण इसका माना जाता है कि ये जो मंदिर है इसका निर्माण 5वीं से 6ठी शताब्दी में क्या 6ठी सदी में इसका निर्माण माना जाता है। और माना जाता है कि इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। कौन से काल में? गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ये वो वाली चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कॉपी पेन साथ रखिए और लिखते चलिए। एक अलग से एसएससी एमटीएस आरंभ बैच के नाम से एक कॉपी बना लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें ये जो चीज मैं लिख रहा हूं सामने ये पीडीएफ में भी आपको मिलेगी। ये जो पैनल पीडीएफ है जो लिख रहा हूं वो ऐसे कैसे आपको टेलीग्राम चैनल में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन निर्माण हो गया। अब इसमें कौन से भगवान की पूजा की जाती है, ये इंपॉर्टेंट यहां पे भी आ रहा है, मैं आपको बता दूं। इसी में किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, किसी भी प्रकार की मूर्ति की पूजा इसमें नहीं की जाती है। या ऐसा माने कि इसमें कोई मूर्ति है, नहीं भैया, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मूर्ति नहीं है। ये इसलिए भी प्रसिद्ध है ये मंदिर की ये मंदिर तो बनाया गया था गुप्त काल में 5वीं 6ठी सदी में, लेकिन इसमें किसी प्रकार की मूर्ति की पूजा नहीं करवाई जाती। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में अपन जान चुके हैं। थोड़े से एक ऑप्शंस पे अपन नजर डालते हैं। देखिए ओडिशा, भगवान जगन्नाथ जी, कौन? भगवान जगन्नाथ जी यहाँ के प्रसिद्ध है। और भगवान जगन्नाथ जी की जो पुरी की रथ यात्रा है वो भी अभी थोड़े दिन पहले ही कंप्लीट हुई है। भगवान जगन्नाथ जी अपने भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ में अपने निवास स्थान जगन्नाथपुरी से निकलते हैं और अपने मौसी के घर में जाते हैं। वहां पे अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, 7 दिन तक वहां पे रुकते हैं। जैसे आप भी जाते थे छुट्टियों में मामा के घर जाते थे, वहां पे बहुत अच्छे तरीके से उच्चमादी करते थे, आप करते थे ना, उसी अकॉर्डिंग भगवान भी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं। 7 दिन के ये उनका टूर प्रोग्राम होता है और बाहर ये जाते हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के कुछ मंदिर हैं जो अपन यहाँ पे एक पेज में डिस्कस करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो मंदिर है वो इंपॉर्टेंट है। पहला मंदिर हो गया अपना खजुराहो का मंदिर। कौन सा हो गया भैया? खजुराहो का मंदिर। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं महाकालेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर भैया? महाकालेश्वर मंदिर भी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद में अपन देखते हैं काल भैरव का मंदिर। काल भैरव के मंदिर बहुत जगह होंगे, लेकिन फेमस काल भैरव का मंदिर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके बाद में अपन देखते हैं सांची स्तूप। सांची स्तूप, सांची स्तूप भी कहाँ देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश में। और भीतरकनिका की गुफाएं, भीतरकनिका की गुफाएं ये भी कहां देखने को मिलेगी? आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ऐसा अपन जो जैसा कोई इंपॉर्टेंट होगा वो अपन देखते हुए चलेंगे। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है और इसमें ही अपन ने बहुत सारा जीके जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? देखिए ये वो आंदोलन है जो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा करे गए हैं और जनता के अधिकारों के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये आंदोलन हुए हैं। और ये आंदोलन कहाँ हुए हैं, किस किस के द्वारा स्टार्ट किया गया है, सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं। आइए देखिए आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले अपन ये देखते हैं 1875 में किसने की थी भैया? दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना करी थी। करी कहां थी ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मुंबई में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। प्रार्थना समाज 1867 में। 1867 में किसने की थी? आत्मारंग पांडुरंग जी ने। किसने? आत्मारंग पांडुरंग जी ने इसकी स्थापना की थी। कहां की थी भैया? मुंबई में ही, मतलब महाराष्ट्र में, पुणे में की थी। इसका आंसर है बंगाल में कौन सा हुआ था? रामकृष्ण मिशन। दयानंद सरस्वती ने तो क्या किया था? आर्य समाज की। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने, इधर लिख देता हूं मैं आपको, उधर जगह कम है थोड़ी, स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। और आगे देखते हैं अपन, आगे कौन सा है? वो है अपने पास में सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। किसने की थी भैया? महात्मा ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना
करी थी। ठीक है दोस्तों, ये अपना दूसरा क्वेश्चन था। किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई? रामकृष्ण मिशन की। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत बंगाल से की थी, पश्चिम बंगाल से की थी। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, इसका प्रचार प्रसार किया। और उत्तर भारत में, ये दक्षिण भारत के हैं सारे, दक्षिण भारत में ही जो ये स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जो आंदोलन करे गए थे, उनकी उद्गम माना जाता है वो दक्षिण भारत में माना जाता है। और इन्होंने इनका प्रचार प्रसार किया। इसके बाद में धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैलते गए और भारतीयों के जो हक है उससे के लिए लड़ाई लड़ी गई। ब्रिटिशर्स के खिलाफ, पुर्तगालियों के खिलाफ ये लड़ाइयां लड़ी गई थी। ठीक है, ऐसे बिल्कुल इत्मीनान के साथ में आपको पढ़ते हुए चलना है, लिखते हुए चलना है और मजे लेते हुए चलना है। जीवन में मजे के अलावा कुछ ही नहीं है। ऐसे आप सीरियस तो आईसीयू में भी लोग रहते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमाह के की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। यह भारत का जो आर्ट एंड कल्चर है, कौन सा? भारत का आर्ट एंड कल्चर वाला जो टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और ऐसे क्वेश्चन ही उसमें करवाए जाएंगे। देखिए, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती, गुरु नानक देव जी की जयंती कब करवाई जाती है भैया? कार्तिक माह में। कार्तिक माह की पूर्णिमा को गुरु नानक देव की जयंती करवाई जाती है। और इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको गुरु नानक प्रकाश वर्ष के दिन भी नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक प्रकाश दिन, गुरु नानक प्रकाश दिवस किस नाम से जाना जाता है इसको भैया? गुरु नानक प्रकाश दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और कार्तिक माह की पूर्णिमा को ये गुरु नानक जयंती बनाई जाती है। जयंती वगैरह आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जाएगी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि भारतीय जो मास हैं, जो हिंदू वर्ष हैं, कौन सा? जो हिंदू वर्ष है उसका जो पहला माह आता है, पहला महीना, वो कौन, कहां से पहला महीना स्टार्ट होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये आपको दोबारा बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर कर सको तो जितने 12 महीने हैं, 12 के 12 महीने जो हिंदू मास के महीने हैं, वो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। क्यों करना है वो आगे वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आप ये कमेंट करते हो तो आपको वो पूरे महीने याद होते हैं। और वहां से कल्चर में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको अगला जो वीडियो आएगा उसमें बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एमजी रानाडे और महादेव गोविंद सिंह रानाडे, इनका पूरा नाम है, और जीवी जोशी द्वारा की गई थी? ये देखिए संस्था, ये इंपॉर्टेंट है। कम से कम ये टोटल 20 संस्था है, जिसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। कंटेंट तैयार हो चुका है इसका। और देखिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना आपके प्रीवियस ईयर जो पेपर है, वो पेपर की अच्छे तरीके से स्टडी कर रखी है। उसमें क्या है कि कहां कहां कौन कौन से टॉपिक से रिपीटेड रूप में आपके क्वेश्चंस पूछे गए, वो टॉपिक लिख लिए गए हैं। और उन टॉपिक का एक एक वीडियो बनाया जाएगा। और आगे की जो एग्जाम लगेगी आपकी, उस एग्जाम में देखना वहीं से आपका क्वेश्चन फंसने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, अभिनव भारत, ये वीर सावरकर जी द्वारा, वीर सावरकर जी द्वारा लिखी गई थी, जिनको आपको पता होना चाहिए कि इनको काला पानी की सजा, कौन सी सजा दी गई थी भैया? काला पानी की सजा दी गई थी, जो कि सेल्यूलर जेल में दी गई थी। और सेल्यूलर जेल कहां है ये मैं लिख देता हूं यहां पे, सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल में इनको रखा गया था। और सेल्यूलर जेल कहां है भैया? ये थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेल्यूलर जेल है। जो पोर्ट ब्लेयर जिसकी राजधानी है अंडमान निकोबार, और वर्तमान में इसकी राजधानी का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम इसका नाम कर दिया गया है। ये इतना आपको ध्यान रखना है। वापिस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एमजी रानाडे और जीवी जोशी द्वारा, देखिए पूना सार्वजनिक सभा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। पूना सार्वजनिक सभा का जो निर्माण है वो एमजी रानाडे और जीवी जोशी द्वारा कराया गया था। कहां पे किया गया था? ये वर्तमान में तो पूना, पहले पूना था, अब इसको पुणे के नाम से जाना जाता है। तो पुणे में इनके द्वारा पूना सार्वजनिक सभा का निर्माण किया गया था। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ऑप्शंस पे नजर डाल दें। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ब्रिटिशर्स के द्वारा ये इसका निर्माण किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1875 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना करी गई थी। कब की गई थी भैया? 1875 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। और यही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ये जो सभा थी, ये बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, जिससे गांधी जी अलग हो गए थे। गांधी जी रुठ गए थे, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि जिस दिन भारत आजाद हो जाता है, जिस दिन भारत की अलग से कार्यकारिणी बन जाती है, उस दिन कांग्रेस को विनाश कर देना चाहिए, कांग्रेस को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन गांधी जी तो चले गए पहले, और उसके बाद में इसमें बढ़िया सपोर्ट मिलता गया, लोग जुड़ते गए, और स्वतंत्रता के बाद भी ये एक राजनीतिक पार्टी बनी। और वर्तमान में ये एक विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, वो है
कांग्रेस पार्टी। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे भैया? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली में लाल किले के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय झंडा, यहां पे लिखा नहीं टीम ने, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। कहां पे फहराया था पहले तो ये समझिए। देखिए प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं हमेशा 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस होता है, यहां पे समझिए, मेरे को लगता है ये कई लोगों को पता नहीं होगा, जो स्वतंत्रता दिवस कौन सा दिवस होता है भैया? स्वतंत्रता दिवस पे झंडा कौन फहराता है? वो फहराता है पीएम, मतलब प्रधानमंत्री झंडा फहराता है। लेकिन जो गणतंत्र दिवस होता है अपना 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति जी के द्वारा झंडा फहराया जाता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, पता होना चाहिए। कोई पूछ ले चलते हुए कि 26 जनवरी के दिन कौन झंडा फहराता है, अब आपकी टाई फिस हो जाएगी वहां पे। तो नहीं करना है, आप विकास सर के, आप मेरे स्टूडेंट हो, आपके हर चीज आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। आइए वापस क्वेश्चन देखते हैं अपना। कहां पे फहराया गया था? कश्मीरी गेट पे नहीं, अजमेरी गेट पे नहीं भैया, दिल्ली गेट पे नहीं भैया, लाहौरी गेट पे। कहां पे फहराया गया था? यहां पे गेट लिख लेना, लाहौरी गेट पे क्या है? झंडा फहराया गया था। किसके द्वारा? पहले जो भारत के प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा झंडा फहराया गया था, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन मत देखना, यहाँ पे ऑप्शन डालना भूल गए, मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। देखिए बृहदेश्वर मंदिर इसका जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये है तंजाउर। कहाँ स्थित है भैया? ये तंजाउर तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थित है? तंजावुर तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। और इसकी जो शैली है वो है भैया द्रविड़ शैली। ये अब जो लिखा रहा हूं ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। द्रविड़ शैली में ये निर्मित है और ये चोल वंश के द्वारा, किसके द्वारा? चोल वंश के राजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और राजा का नाम क्या है वो भी आप लिख लेना, राजराज प्रथम। कौन है भैया? राजराज प्रथम, ठीक है। राजराज प्रथम के द्वारा, चोल वंश के राजा थे जिनके द्वारा बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में द्रविड़ शैली में क्या किया गया था? इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और द्रविड़ शैली की विशेषता क्या है? वो है गोपुरम। ऐसा क्वेश्चन मेरी एग्जाम में ये गोपुरम पूछा गया था और उस एग्जाम के बाद में कई बार ये गोपुरम पूछा जा चुका है। गोपुरम क्या है और कौन सी शैली का ये भाग है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसका भी सुपड़ा साफ कर देते हैं। देखिए गोपुरम क्या होता है? गोपुरम सीधे शब्दों में समझे तो वो होता है सिर्फ बड़े बड़े गेट। जी हाँ, बड़े बड़े द्वार हिंदी में लिखते हैं इसको, ऐसा ही पूछा जाता है। बड़े बड़े द्वार क्या होते हैं? गोपुरम होते हैं, जो द्रविड़ शैली का भाग है। दक्षिण भारत में जितने मंदिर बने हुए हैं वो सारे मंदिर द्रविड़ शैली में ही बने हुए हैं। और ये इनमें जो इनका जो मेन चीज होती है वो होती है गोपुरम। और गोपुरम किसको बोलते हैं भैया? बड़े बड़े जो द्वार होते हैं उनको गोपुरम कहा जाता है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु का बना हुआ है, द्रविड़ शैली में चोल वंश के द्वारा बनाया गया है। और राजराज प्रथम वो राजा थे जिन्होंने इनका निर्माण करवाया है। आगे बढ़ते हैं। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे ये आपको ध्यान रखना है। देखिए भगत सिंह जी, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं क्योंकि आपको सब चीज पता है। भगत सिंह जी ने लाहौर में, कहां पे? लाहौर में, जो वर्तमान में कहां है? वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, क्योंकि पहले तो भारत और पाकिस्तान एक थे। हो सकता है भविष्य में भी ये चीज एक वापस हो सकती है। तो लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना, इंपॉर्टेंट है भैया, दोबारा रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह जी नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे जिन्होंने लाहौर में पाकिस्तान में नौजवान भारत सभा की स्थापना करी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था? मुस्लिम लीग ये ऐसी लीग थी जो चाहती थी कि मुस्लिम अलग से एक देश बनाए जिसके माध्यम से वो खुद का अपना राज कर सके और हिंदू और मुस्लिम जो भाई भाई बोले जाते हैं उनका बंटवारा कर सके। आखिर में 1947 में 15 अगस्त के दिन तो भारत आजाद हुआ, 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान का नया देश नाम से बनाया गया है। वो भारत का एक तरीके से बच्चा है जो मुस्लिम लीग के प्रयासों से ही, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के जो प्रमुख कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने संविधान सभा से भी खुद को अलग कर लिया था। इसका मतलब है उन्होंने खुद को अलग किया तो इसका मतलब है कि पूरी मुस्लिम लीग ही संविधान सभा से अलग हो चुकी थी, ठीक है दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया है उत्तर पूर्व में, और 1940 में इन्होंने क्या किया है
सपनों मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन ये प्रस्ताव है वो ठुकरा दिया गया था, क्योंकि उस टाइम ज्यादा जरूरी था सभी लोगों का एकजुट होकर अपने जो भारत की इकोनॉमी है उसको वापस से बूस्ट करना। जो अंग्रेजों ने भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, वहां से जो सोना निकाल के, या जो चिड़िया है उस चिड़िया के अंदर से सोना को अलग कर लिया, और एक चिड़िया जो सूखी चिड़िया थी वो छोड़ दिया। उस सूखी चिड़िया को खिला पिला के वापस से सोने की चिड़िया बनाने की जो कगार पे चल रहा था भारत, उस टाइम जरूरी था कि सारे लोग एक साथ मिलके इसको, इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया जाए। इसलिए जो ये प्रस्ताव है इसे ठुकरा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। बाल विवाह निषेध अधिनियम, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिएंट एक्ट निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था? अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो 2006 में पारित किया गया था। कब? 2006 में। नहीं भैया, पहला इसका जो किया गया था वो किया गया था 1929 में। यह आपको ध्यान रखना है। 2006 वाला भी बताता हूं और ये 1929 वाला भी आपको बताता हूं। देखिए 1929 में जब बाल विवाह निषेध अधिनियम एक्ट पारित किया गया था, इस टाइम क्या किया गया था? इस टाइम जो पुरुष की शादी की उम्र थी वो तय की गई थी 18 वर्ष, और जो महिला है, मतलब जो लड़की है, जो महिला है, उसकी जो उम्र तय की गई थी वो थी 14 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष पुरुष की और 14 वर्ष लड़की की जो उम्र है वो तय की गई थी। इसके बाद में इसी में संशोधन करके 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम आया, जिसमें उम्र दोबारा से तय की गई, और इसमें देखिए जो महिला की उम्र है वो 18 वर्ष की गई। मतलब किसकी? महिला की उम्र 18 वर्ष की गई, और पुरुष की जो उम्र है शादी की वो 21 वर्ष कर दी गई। मतलब ये जो उम्र है इसमें संशोधन किया गया। 2006 में पुनः बाल विवाह निषेध अधिनियम लाया गया, जिसके माध्यम से पुरुष की 18 वर्ष और पुरुष की 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष जो आयु है वो दोबारा से निर्धारित करी गई थी। इसलिए ध्यान रखना 1929 और 2006 दोनों आंसर आपके इसमें सही होंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? या तो 2006 ऑप्शन में देगा या 1929 ऑप्शन में देगा। ठीक है, ये हिस्ट्री का अपना लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। 10वां क्वेश्चन क्या है? 8 अप्रैल 1929 को कब निम्नलिखित में से किस वो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? ये दो अपने जो धुरंधर थे, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। कौन थे? भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी ने क्या किया था? 8 अप्रैल 1929 को जो सेंट्रल असेंबली हो रही थी, जो ब्रिटिशर थे वो एक जगह बैठ के अपनी असेंबली कर रहे थे, वहां पे इन्होंने गए और वहां पे बीच में जाके बम डाल के आ गए। हालांकि वहां पे ज्यादा मौतें नहीं हुई, ज्यादा हताश नहीं हुए लोग, ये भाग चुके थे वहां पे, लेकिन उसके बाद में इनको पकड़ लिया गया और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को फांसी पे चढ़ा दिया गया। उन्होंने, ये जो भगत सिंह जी हैं, इन्होंने नौजवान भारत सभा की भी स्थापना करी थी, आपको पता है, लाहौर में। और ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, बटुकेश्वर दत्त जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, ये वो उस टाइम के ऐसे युवा थे जो ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर दिया था इन्होंने। इनकी जो जिद और इनका जो साहस था, अगर वो आज के युवा में अगर हो जाए तो ये जो भारत है इसका जो लेवल है वो और ही कहीं होगा। लेकिन आज के लोग रील शेयर करते रहते हैं, अपने करियर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, रील शेयर करते रहते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं, नशे में पूरे तरीके से धुत हो चुके हैं, सिगरेट, सुट्टा, बिल्कुल पबजी खेलते रहते हैं बैठे बैठे। ये साहस नहीं है, ये बुजदिली है आप लोगों की। अगर आप अब भी ये जो वीडियो देख रहा है वो अब भी अगर ये इस बुजदिली में फंसा हुआ है, निकल जाइए भैया, ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा काम होगा। ठीक है, हिस्ट्री के अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपन पॉलिटी के 10 क्वेश्चन। कौन से पढ़ते हैं भैया? पॉलिटी के 10 क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। ऐसे 10-10 क्वेश्चन करके ही मैं आपको टोटल, देखिए हिस्ट्री के कम से कम 500 क्वेश्चन, पॉलिटी के भी 500, मैंने सब कुछ बना रखा है, पूरा प्लान आपका बना रखा है, बस आप साथ दीजिए, आपको सारी चीजें मिलती जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 119 आर्टिकल आएंगे, टोटल ही आर्टिकल आएंगे और आर्टिकल ही पूछे गए, वीडियो डाली गई है, जाके देख लेना। आर्टिकल 149 किससे संबंधित है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल का कार्यकाल। अब देखिए सारे कैग से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड है? कैग से रिलेटेड है। अब इसमें आप कंफ्यूज हो चुके हो, आप कंफ्यूज आ गए हो कि अब मैं क्या करूं। देखिए जो कैग होता है,
यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए जो कैग होता है उसका आर्टिकल होता है भारतीय संविधान में 148 से लेके 151 तक। ठीक है, भारत में एक कैग होगा वो 148 में लिखा गया है। उसकी नियुक्ति कैसे करी जाएगी वो 148 में लिखा गया है। वो भारतीय सरकार के अधीन काम करता है, सारी चीजें उसमें लिखी गई है। कौन उसकी नियुक्ति करेगा, कैग को कैसे हटाया जाएगा, कार्यकाल कितना होता है, सारी चीजें 148 से लेके 151 तक का जो अपना आर्टिकल्स है उसमें लिखा गया है। लेकिन यहां पे पूछा गया है कि आर्टिकल 149 किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया 1 नंबर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, उसके अधिकार, उसकी शक्तियां जो है वो आर्टिकल 149 में लिखी गई है। ठीक है, अब कैग के बारे में अपन थोड़ी सी डिटेल्स लेते हैं। देखिए कैग की सबसे पहले तो अपन देखते हैं कैग की नियुक्ति कौन करता है। देखिए कैग की नियुक्ति करता है भैया राष्ट्रपति। कौन करता है कैग की नियुक्ति, राष्ट्रपति करता है। आगे देखते हैं कैग का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल देखिए या तो 6 वर्ष वो अपनी नौकरी करेंगे या जब तक वो 65 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक वो नौकरी करेंगे। और हटाया किस बेस पे जा सकता है, हटाया देखिए महाभियोग, ये आपको ध्यान रखना है। महाभियोग जैसे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजों को या किसी राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को इनको हटाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही कैग को हटाया जा सकता है। आर्टिकल्स कैग के ध्यान रखना है आपको। 138 148 से लेकर 151 तक कैग के आर्टिकल है, जिसमें 149 पूछा गया था आपने, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां इसमें दी गई है। ठीक है, ये कैग के बारे में जानकारी थी। वर्तमान में जो कैग है वो कौन है, अपने जीसी मुर्मू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान की जो कैग है वो है अपने जीसी मुर्मू। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है, आर्टिकल 44, ये इसके बारे में तो सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। और हो सकता है कि वर्तमान में जो सरकार है उसका आगे के जो चुनाव है वो जीतने का जो मेन मुद्दा है वो यही होने वाला है। वो कौन सा मुद्दा है आप समझ गए होंगे, एकल नागरिकता पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। आपका आंसर आ चुका है, इसका आंसर होगा ए। भारत के जो गृह मंत्री हैं कौन, अमित शाह जी, जिनको चाणक्य के बारे में कहा जाता है, चाणक्य भी उनको कहा जाता है कि ये प्रधानमंत्री जी के चाणक्य हैं, चाणक्य नीति यूज करते रहते हैं। तो इनके माध्यम से ऐसी खबर आ रही है कि आगे का जो चुनाव है, आगे का जो इनका मेन मुद्दा होगा वो समान नागरिक संहिता ही होगा। और भारत का सिर्फ एकमात्र राज्य ऐसा है जिसमें एकल समान नागरिकता लगी हुई है, उस राज्य का नाम है भैया गोवा। जहां पे आप घूमने जाते हो, जहां पे आप पे चिल आउट करने जाते हो वो है गोवा। फिलहाल में आपको कहीं नहीं जाना है, ना गोवा जाना है, ना मसूरी जाना है, ना ऊटी जाना है, सिर्फ आपको लाइब्रेरी जाना है और पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आर्टिकल 44 किससे संबंधित है, एकल समान नागरिकता से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है, संविधान से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे सारे आपको करवाए गए हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ऐसे कैसे करवाए गए हैं, आपको पूरा वीडियो आर्टिकल्स का पड़ा है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च तो कीजिए कॉस्मो अकेडमी पे क्या क्या मिल रहा है आपको। 160 प्लस वीडियो डाले गए हैं और सारे आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। देखिए आर्टिकल अनुच्छेद 29-30, देखिए ये आते हैं भैया मौलिक अधिकार में। कौन से अधिकार में आते हैं, ये आते हैं मौलिक अधिकार में। और मौलिक अधिकार कौन से भाग है, ये है भाग 3 का हिस्सा है। मतलब भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। अब अनुच्छेद 29-30 पूछा गया अपन से, तो यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल, धर्म का, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, आप धर्म के लिए शिक्षा कर सकते हो, आप धर्म के लिए क्या कर सकते हो, कोई संस्था ओपन कर सकते हो जिसमें आप धर्म की शिक्षा वहां पे दे सकते हो। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में ये चीज लिखी गई है। ठीक है, अब देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है, देखिए आपके सामने ये रहेगा 19 से 22। ठीक है, समानता का अधिकार ये रहेगा 14 से 18 के बीच में। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार ये आपके 25 से आ जाएगा, ये 29 है तो 25 से 28 तक ये आपके आ जाएगा। 23-24 में प्राणिक दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये सारे क्या हैं, ये सब भाग 3 मौलिक अधिकार के ये भाग है। और इसी में एक आर्टिकल और आता है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 32, जिसको क्या कहा जाता है भैया, इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये आपको ध्यान
रखना है, आर्टिकल 32 को ये कहा जाता है। वापिस से क्वेश्चन नीचे देखिए, वापिस से आर्टिकल का क्वेश्चन है, कौन सा है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को सलाहकारी राय देने का, ये भारत के महान्यायवादी का, फिर से बोल रहा हूं आपको, महान्यायवादी का ये आर्टिकल है। सब चीज पढ़ाई गई है भैया, जाइए वीडियो सर्च कीजिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको मिल जाएगा कॉस्मो एकेडमी पे। इसका आंसर होगा, यह सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय देने का प्रावधान है। नहीं है भैया, यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख, नहीं भैया, ये वो वाला आर्टिकल नहीं है, वो आगे आएगा। 129 क्या है? यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही है, यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान करता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि है। अगर इसके क्षेत्र में कोई हाई कोर्ट या कोई डिस्ट्रिक्ट जज अगर आगे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आगे काम करता है, तो ये उनसे उनकी जो पूरी रीडिंग है वो मांग सकता है, उनको ये बता सकता है, उनका अधिकार क्षेत्र उनको बता सकता है कि आप सिर्फ इस अधिकार क्षेत्र तक ही काम कर सकते हो, इस अधिकार क्षेत्र तक ही आपको अलाउ है आगे आके काम करना है। ठीक है, तो अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को ये बताता है। आगे बढ़ते हैं, भारत का कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? आर्टिकल 76 यहां पे आ गया वो, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 ये है। कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? कर्तव्य देखते हैं क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में भारत का प्रतिनिधित्व करना, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, राज्य सरकार को सलाह देना, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करना। इसका आंसर हो जाएगा भैया, कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। इसका मतलब है कि भारत सरकार का ये पर्सनल वकील होता है। क्या होता है? ये न्यायवादी होता है, पर्सनल वकील होता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इससे नीचे के कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये भारत सरकार की तरफ से केस लड़ता है। अगर जैसे मैं या आप मान लो भारत सरकार पे किसी कारणवश केस करते हैं, तो उस केस की पैरवी कौन करेगा? महान्यायवादी, जो कि आर्टिकल 76 में लिखा गया है। उनको सलाह भी देता है, कोई काम अगर भारत सरकार इलीगल करती है तो उनको सचेत भी करता है कि यह काम कानून के दायरे से बाहर है। महान्यायवादी का काम है भारतीय सरकार को सलाह देना, कानून के क्षेत्र के दायरे में रखना। आर्टिकल 76 महान्यायवादी, ध्यान रखना है आपको। यह क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? क्या पूछा है भैया यहाँ पे? मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल आपको सबको पता होगा, आर्टिकल होता है 51A। कौन सा होता है? आर्टिकल 51A। कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। कब जोड़ा गया भैया? 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अब आप ये भी बता दीजिए कि इस टाइम टोटल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन आप तो बोलोगे कि सर वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य, कितने? 11 मौलिक कर्तव्य है। बिल्कुल है भैया 11 मौलिक कर्तव्य। तो 11वां कब जोड़ा गया? इसमें +1 करिए। ये जो है ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। दिख रहा है ना आपको? 86वां संविधान संशोधन, हाँ दिख रहा है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये जो एक मौलिक कर्तव्य है ये जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में। और इसमें क्या लिखा गया था इस मौलिक कर्तव्य में, ये भी मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है यह है कि 14 वर्ष से कम के आयु, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, कम आयु के बच्चों को आप किसी भी कारखाने में या किसी भी कार्य में नहीं लगा सकते। इवन आप घर पे भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, इनको प्रताड़ित नहीं कर सकते। आप घर पे भी वो काम नहीं करवा सकते जो उनकी मानसिक स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति को परेशान कर सके। ठीक है, ध्यान रखना है भैया। आपके 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, अगर आपने कोई छोटू लगा रखा है अपनी दुकान पे चाय पानी बनाने के लिए, उसको आज ही हटा देना। अगर किसी ने शिकायत कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ध्यान है, लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। देखिए इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? मतलब ये जो 11 मौलिक कर्तव्य ये कौन कौन से हैं ये अपन देखते हैं। राष्ट्रगान का सम्मान करना, बिल्कुल सही है। कर का भुगतान करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा कर का भुगतान करना, इसमें नहीं आता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, यार सांस भरता है, बुढ़े हो गए हम तो अभी से। देखिए जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो क्या होते हैं? 11 मौलिक कर्तव्यों का आपका ये ध्यान रखना है कि आपका मौलिक कर्तव्य क्या है।
मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है सद्भावना, बिल्कुल सादर भाव से रहना है और सबका सम्मान करना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। सार्वजनिक उपक्रम को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो और कोई एसएससी का डिपार्टमेंट हो, कोई सा भी हो, किसी भी सार्वजनिक जो उपक्रम है उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। आपके जो कर्म है, आपके जो राष्ट्र के प्रति जो आपका धर्म बनता है, उस धर्म को आपको बहुत सही तरीके से निभाना है। यही सब चीजें जो ये 11 जो मौलिक कर्तव्य है इनमें जोड़े गए हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आराम से। आगे बढ़ते हैं। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भैया राज्यपाल जी राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। और इसमें ये किस किस का चुनाव करवाता है ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जो पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव और नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ये जो लोकल निकाय है इनका चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही इसकी नियुक्ति करता है। और हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया देखिए, वैसे तो राष्ट्रपति के पास में हटाने की शक्ति होती है, लेकिन महाभियोग के द्वारा, किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा भी राज्य जो चुनाव आयुक्त है उसको हटाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त और जो केंद्रीय चुनाव आयुक्त है ये दोनों अलग है। केंद्रीय चुनाव जो आयुक्त है वो लोकसभा का, विधानसभाओं का चुनाव करवाता है, जबकि जो राज्य चुनाव आयुक्त है वो लोकल निकाय, ये ध्यान रखना है आपको, लोकल निकाय। लोकल निकाय कौन कौन से होते हैं? जैसे पंचायत के चुनाव हो गए, वार्ड परिषद के चुनाव हो गए, सॉरी वार्ड मेंबर्स के अगर चुनाव हो गए, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव हो गए, वो सब कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयुक्त ही करवाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है, अपन पढ़ चुके हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आर्टिकल 51A 42वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 में, दिसंबर 2022 में पारित किया गया था, और यह किस राज्य से संबंधित था? सीधा सा आंसर है आपको उत्तर प्रदेश। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि वर्तमान में कौन सा नया दूसरा संविधान संशोधन किया गया है। आगे देखते हैं। निदेशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? निदेशक सिद्धांत मतलब डीपीएसपी, डीपीएसपी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा आपको। नीति निर्देशक तत्व, जैसे इसमें समाजवादी है, बिल्कुल है भैया। सत्तावादी, गांधीवादी, उदारवादी, गांधीवादी, इनको तो गांधीवादी विचारधारा ही कहा जाता है। डीपीएसपी को, किस पी को? डीपीएसपी को गांधी की विचारधारा कहा जाता है, बिल्कुल उदारवादी होता है। सत्तावादी, सत्तावादी ये डिस्क्राइब नहीं करता है। सत्तावादी का मतलब होता है कि सिर्फ एक आदमी ही उस सत्ता का मुखिया होगा, वो भारत में नहीं है। भारत लोकतांत्रिक राज्य है, भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य है एक तरह से। राज्य इसलिए बोल रहा हूं, संविधान में यही लिखा गया है, राष्ट्र और देश का कहीं भी नाम नहीं लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं अपना आगे का क्वेश्चन, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब इतना आपने पढ़ चुके हो, अब मेरे को थोड़ा सा आप बता दीजिए आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए ज्यादा मजाक करने की और दूसरे साइड की बातें करने की मेरी आदत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट चलिए, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करवा के फ्री हुई, आपके लिए कंटेंट तैयार करती रहिए। फिर दूसरा, आपके पास ना, आपके पास समय ना मेरे पास इतना समय है कि हम फालतू की बात करके, दुनियादारी की बात करके अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गए अपने पास में भैया ज्योग्राफी के क्वेश्चन। ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज का महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित किन 2 शहरों को जोड़ता है? अब इसमें पहले तो आपको पूर्व पश्चिम गलियारा हो गया, और इसके बाद में उत्तर दक्षिण गलियारा आपको पढ़ना है, और जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है ये आपको पढ़ना है। आइए लपेटते हैं सभी को। सबसे पहले अपन स्वर्णिम चतुर्भुज पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, अब ये क्या है? देखिए भारत के जो 4 बड़े महानगर हैं, कौन से? 4 महानगरों को ये जोड़ता है। अब ये 4 महानगर कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं अपन। देखिए ये है दिल्ली, पहला हो गया। इसके बाद में हो गया मुंबई, लिखते चलना, बिल्कुल लिखते चलना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। कौन सा हो गया भैया? चेन्नई। और चौथा हो गया कोलकाता। 4 जो अपने पास में जो 4 बड़े महानगर है, स्वर्णिम चतुर्भुज प्रक्रिया जो प्रोग्राम है, इसके माध्यम से 4 महानगरों को, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया है। इसमें इस प्रकार से एक
पूरा क्या बनाया गया है, इस प्रकार से रेक्टेंगल बनाया गया है। चार बड़े सड़कें बनाई गई है, चार महा जो राजमार्ग है वो बनाए गए हैं, उनके माध्यम से दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता को इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, ये था स्वर्णिम चतुर्भुज जिसमें चार महाराजमार्ग जोड़े गए हैं। ठीक है, अपना दिल्ली तो मिट गया, इसमें से वापस ले आते हैं दिल्ली को। ठीक है, अब इसी का भाग है पूर्व पश्चिम गलियारा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बनाता हूं, यहाँ पे देखिए ये हो गया पूर्व, ठीक है, ये हो गया पश्चिम, अब ये हो गया गलियारा, यहाँ पे हो गया उत्तर और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया दक्षिण। यहां से आपको पूरा ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सबसे पहले पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ, अब यहाँ पे आइए, सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है, अहमदाबाद और इम्फाल, जयपुर और गंगटोक, गांधीनगर और सिलचर। नहीं भैया सब गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर को ये जोड़ता है। ठीक है, किसको, सिलचर और पोरबंदर को। अब आप देखिए, ये मान लीजिए यहां पे आपके पास में मैप है, तो गुजरात किस साइड में पड़ेगा और असम किस साइड में पड़ेगा, आप देखिए। देखिए गुजरात पड़ेगा इधर, तो पोरबंदर, पोरबंदर, पोरबंदर कहां स्थित है भैया, गुजरात में ये स्थित है। तो पोरबंदर को सिलचर से किससे जोड़ता है, सिलचर जो कि असम में स्थित है, और ये जो राजमार्ग है इसको NH 27 भी कहा जाता है। ये आपका पूर्व पश्चिम गलियारा कंप्लीट हो चुका है। सिलचर को पोरबंदर से कौन जोड़ता है, पूर्व पश्चिम गलियारा। अब अपन को यह भी देखना है उत्तर और दक्षिण गलियारा ये किसको जोड़ता है। बिल्कुल देखिए, उत्तर में श्रीनगर, श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है, नीचे है कन्याकुमारी। कहां पे स्थित है भैया, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी स्थित है आपका तमिलनाडु में। कहां पे स्थित है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। तो जो उत्तर दक्षिण गलियारा है वो जोड़ता है आपको श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन फंसेगा। इसका आंसर आपके सामने हो चुका है, सिलचर और पोरबंदर। ठीक है, ये पीडीएफ आपको ऐसे कैसे मिलेगी, जैसे वीडियो अपलोड होगा, वीडियो खत्म होगा उसके बाद में पहले वीडियो देखिए, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जहां से आप नोट्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, देखिए नील नदी का पानी किस में गिरता है। अब इसमें देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों मिक्स क्वेश्चन है। आइए नील नदी का भी अपन निपटारा करते हैं। नील नदी का पानी किस में गिरता है, मतलब ये कहां पे जाके खत्म होती है, वो यहाँ पे अपन को देखना है। ठीक है, देखते हैं, पहले इसका उद्गम तो देख लें। उद्गम, उद्गम है इसका मेन माना जाता है विक्टोरिया झील को। किसको माना जाता है उद्गम, विक्टोरिया झील को। अब नील नदी क्या एक है, नहीं भैया दो भाग हैं इसके नील नदी के। पहली नदी है वो है श्वेत नील, इसको व्हाइट नाइल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी है ब्लू नील, मतलब नीली नदी, नीली नील। अब जो इसमें श्वेत नील और नीली नील है, ये दोनों जहां पे मिलती है, वहां से जो प्रॉपर अभी जो नील नदी है वो आपको देखने को मिलती है। और ये कहां पे मिलती है, ये मिलती है खार्तूम में, कार में मिलती है भैया, खार्तूम में। इसके बाद से ये जो प्रॉपर नील है वो जाके मिलती है, और ये जाके कहां गिरती है, ये गिरती है भैया भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में। आगे से यार एक पेज में सिर्फ एक क्वेश्चन ही लाऊंगा ताकि अच्छे से आपको समझाया जा सके। ठीक है, ये कहां गिरती है, ये गिरती है भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर में ये डेल्टा का निर्माण करती है। ये आपको ध्यान रखना है भैया। ये भूमध्य सागर में किसका निर्माण करती है, ये भूमध्य सागर में डेल्टा का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से आपको कितनी सारी चीजें क्लियर हो गई। विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका में है, और इसके दो भाग है किसके, नील नदी के, श्वेत नील और नीली नील, जो खार्तूम में जाके मिलती है, और ये भूमध्य सागर में अपना डेल्टा बनाती है। भूमध्य सागर में जो अपना अस्तित्व है उस अस्तित्व को खत्म कर देती है। ठीक है, ऐसे पढ़ी जाएगी भैया ज्योग्राफी। कहां खो रहे हो आप, कॉस्मो अकेडमी पे जुड़िए, ऐसे आपको जीके पढ़ाया जाएगा कि आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक बार इंटरेस्ट लेके ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर लीजिए। मैं बोल रहा हूं आपको, ना कि एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल तक के क्वेश्चन आपके सही करवाए जाएंगे। बिल्कुल करंट अफेयर पढ़ाया जा रहा है आपको, प्रैक्टिस सेशन दिया जा रहा है आपको, स्टैटिक जीके की अलग से क्लासेस आपके लिए ली जा रही है। और क्या चाहिए, और क्या जान लोगे हमारी। जो चीजें आपको पेड कोर्स में देते हैं लोग, बड़ी बड़ी कोचिंग वाले पेड कोर्स में दे रहे, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा रहे हैं। और क्या चाहिए आपको। चलिए बढ़ते हैं अपना क्लास को
खत्म करने की ओर। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है। केलियम का मतलब है कि ये जो एक वर्ड था कौन से मध्य युगीन काल में, इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अब मैं इसके लिए आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क इसलिए देना जरूरी है, एक तो ये चीज देख लें कि आप यहां तक वीडियो देखे हो या नहीं देखे, वो चीज भी आपको देखनी है। और दूसरी, अगर आप इसको सर्च करके आप कमेंट करते हो, मैं तो बता दूंगा अभी, लेकिन आप चुपचाप पढ़ के चले जाओगे। आप कमेंट करते हो तो कमेंट से आपके दिमाग में वो चीज ऐसे कैसे छप जाती है। ठीक है, कमेंट ये करना है कि इसमें 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में ली गई है, तो 1 से लेके 10 तक, 1 से लेकर 10 तक की जितनी धातुएं हैं, पहले नंबर पर कौन सी है, 10वें नंबर पर कौन सी है, वो सारी आपको कमेंट करना है। मैं चेक करूंगा और सबका पर्सनली आंसर दिया जाएगा, पर्सनली रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो जो केलियम शब्द है, जो मध्य का युगीन कालीन जो लैटिन शब्द है, उसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? आइए उधेड़ दे इसको। बिल्कुल, सांगपो नदी। यहां पे देखिए, गंडक नदी नहीं भैया, गंगा नदी नहीं भैया, ब्रह्मपुत्र नदी। बिल्कुल, जहां से इसका उद्गम होता है, कहां पे, कैलाश मानसरोवर से। कहां से ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है? कैलाश मानसरोवर जो कि तिब्बत में है, वहां पे इसका नाम किस नाम से जाना जाता है? इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में ये भारत में असम से एंटर करती है और असम में इसको दिहांग, दिहांग या रेहांग के नाम से भी जाना जाता है। और पूरे भारत में अगर इसका देखा जाए तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का नाम से इसको जाना जाता है। तो सांगपो नदी का नाम क्या हो गया? यह है ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत में डेल्टा बनाती है, और सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया जाता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जाके ये हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में मिल जाती है। कैलाश मानसरोवर से निकलती है, सॉरी, ये बांग्लादेश में जाती है। कहां पे जाती है? बांग्लादेश में। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो 3 जगह से निकलती है। सबसे पहला है, आपको देखना है यहाँ पे, ये हो जाएगा तिब्बत, तिब्बत। ठीक है, इसके बाद में कौन से देश में आती है? ये भारत में आती है। भारत के बाद में ये जाती है बांग्लादेश में। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो 3 देशों को कवर करती है या 3 देशों से अपना जो प्रभाव क्षेत्र है वो छोड़ती है? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको उद्गम स्थल कैलाश मानसरोवर तिब्बत में माना जाता है, और यहीं पे इसको सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। रियांग और देहांग असम में माना जाता है, और इसको भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनगणना हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, कौन सी शिफ्ट में? हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जनगणना से वीडियो तैयार हो चुका है, मतलब कंटेंट तैयार हो चुका है, वीडियो तो करना पड़ेगा यार। कंटेंट तैयार हो चुका है, बस वेट करिए क्या क्या आपको देने वाला हूं। सब चीजें इसमें मैं बता रहा हूं आपको, और ये सब चीजें आपको मिलेगी। अगर एक भी चीज नहीं मिलती है तो दोबारा इस चैनल पे मत आना। अगर एसएससी एमटीएस की आपको सक्सेस नहीं करवाता है ये आरंभ बैच, तो मेरी गारंटी है ये कोचिंग मैं आगे से जीके पढ़ाना छोड़ दूंगा। आइए वापस से क्वेश्चन पे। देखिए, भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम पूछी है? तो सबसे ज्यादा भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है? तो वो है भैया केरल राज्य की। किसकी? केरल राज्य की। ओवरऑल साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, तीनों केरल राज्य की है। आंख बंद करके आप इस पे टिक लगा देना। सबसे कम पूछी है तो सबसे कम है भैया त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा की, जिसकी राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और इसकी साक्षरता सबसे कम साक्षरता, यानी सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है जनगणना 2011 के अनुसार? वो है त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है? इसका मतलब है जो मौसमी घटनाएं होती है, जो मौसमी घटनाएं होती है वो कौन से मंडल में होती है? आपको पता है, जैसे मान लो ये भूपर पट्टी है, यहां से 18 किलोमीटर तक आपका होता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है बहिर्मंडल। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। ये ऊपर चलता चलता बहिर्मंडल, वो अंतरिक्ष आ जाता है। तो जो आपकी मौसमी घटनाएं हैं, मौसमी घटनाएं हैं, जो आपको शरद ऋतु, या मतलब इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो ऋतु परिवर्तन होता है वो कौन से मंडल में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भैया आपका क्षोभ मंडल, जो कि पृथ्वी की भूपर पट्टी के सबसे निकट का मंडल है। सबसे नीचे का मंडल कौन सा है? वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्लेन कौन से मंडल में उड़ते हैं? प्लेन कौन से मंडल में उड़ते हैं? तो भैया ये उड़ते हैं समताप मंडल में।
समताप मंडल में उड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती है, क्योंकि प्लेन में क्या होता है, टर्बुलेंस आता है। अगर मान लो आप ये क्षोभ मंडल में उड़ रहे हैं और बादल छाए हुए हैं, एकदम से बिल्कुल खुला हो गया, फिर थोड़ी दूर चले फिर बादल छा गए, कहीं बिजली कड़कड़ा रही है, कहीं आपको सामने बारिश हो रही है, तो वहां पे प्लेन को उड़ाने में और जो पैसेंजर बैठते हैं उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए प्लेन हमेशा क्षोभ मंडल से निकल के समताप मंडल में जाके ये उड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे भैया, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू नहीं चलती है? कहाँ लू नहीं चलती है? देखिए, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। ये तो राजस्थान के पास के जिले। राजस्थान तो लू के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान तो लू के लिए है। मैं भी जयपुर से हूँ और भैया लू के जो थपेड़े लगते हैं ऑफिस टाइम में जाने के लिए, जब दोपहर में ड्यूटी होती है, ऑफिस जाते हैं तो नानी याद आ जाती है। ऐसा मन करता है कि छुट्टी ले लें, मस्त पड़े रहें, लेकिन छुट्टी मिलती नहीं है। सरकारी नौकरी आप भाग रहे हो पीछे, एक बार सरकारी नौकरी लगी, आप सबको पता लग जाएगा कि सरकारी नौकरी क्या होती है। आपके समाज में आपकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन आपकी जो लाइफ है वो यहाँ पे आके बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, डरा नीरा। आइए आगे बढ़ते हैं। पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तिब्बत में स्थित है, चाइना में स्थित है, पाकिस्तान, हट पाकिस्तान में नहीं है स्थित। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? स्थान दिया गया है, देखिए इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, ऐसा नहीं पूछा गया है कि भारत में सबसे कम बरसात कहां होती है और सबसे ज्यादा कहां होती है। चार आपको स्टेट दिए गए हैं, चार जगह दी गई है, उनमें से पूछा गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी एमटीएस पूछता है। देखिए, मेघालय लगभग ज्यादा बरसात होती है, सबसे ज्यादा बरसात इधर ही होती है, सबसे ज्यादा बारिश, ठीक है, होती है। अब देखिए, असम ये इसके पास में है, उत्तर पूर्वी राज्य है, बिल्कुल होता है। जो चिकन नेक में है वो भी है, होता है। केरल में डाउन, ये दक्षिण भारत में भैया यहाँ तो बरसात होती ही रहती है। बचा कौन सा? लेह। ऐसे एलिमिनेट करके भी आप निकाल सकते हो। लेह, लद्दाख जो कि ऊपर का हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है, जहां पे बारिश हमेशा होती, बारिश नहीं होती है, वहां पे बर्फबारी हमेशा रहती है, ठंड ज्यादा रहती है, तो इस वजह से यहाँ पे बारिश का जो घनत्व है वो थोड़ा सा कम माना जाता है। आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 एनएच, नेशनल वाटरवे, जैसे एनएच होते हैं, जैसे नेशनल हाईवेज होती है, सड़क होता है, वैसे ही वाटर मार्ग भी होता है। बिल्कुल भैया, जाना कभी उत्तर पूर्व में और घूम के आना। किस नदी पर विकसित किया गया है सांगपो कही जाने वाली नदी? वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, जिसका उद्गम स्थल कैलाश मानसरोवर में माना जाता है, और इसको भारत में ब्रह्मपुत्र और तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। ये आज का लेक्चर अपना प्रैक्टिस सेट जो पहला था वो खत्म हो चुका है, और यही प्रैक्टिस सेट आपको आगे भी कंटिन्यू ज्वाइन रखने हैं। ऐसे ही आज तो मैंने सिर्फ 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आगे आपको इसमें टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें 40 के साथ साथ में लगभग ये टोटल मिला के क्वेश्चन होंगे 100। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, साथ में चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी पढ़ाई को हमेशा बूस्टअप करते रहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। राम राम।